नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अतुल गोयल, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। केंद्रीय बजट को युवा, महिला, गरीब और किसान का बजट कहा जा रहा है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। एक राष्ट्रवाद से ओतप्रोत बजट है यह, लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रवाद का अभिप्राय इस देश का प्रत्येक नागरिक है, ना कि कोई भौगोलिक सीमा। सरकार ने मध्य वर्ग के लिए आयकर को लगभग शून्य कर दिया है, जो आज तक किसी भी सरकार या विश्व के किसी भी विकसित लोकतांत्रिक देश में ना हो सका। भारत सरकार विशुद्ध सामाजिक सेवाओं पर 60,052 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो भारत देश को महानतम देश बनाए हुए है। हमारे भारतीय होने का गौरव इस बजट ने और अधिक बढ़ाया है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की सहायता से देश को अंधकार मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश मजबूती के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन एक भय भी है। अगले सप्ताह आने वाले आयकर बिल में कहीं CSR फंड में दान देने वाले परोपकारी लोगों को टैक्स में मिलने वाली छूट को समाप्त ना कर दिया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज डेरॉन एस मोगडू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया था। किसी देश के समृद्ध और शक्तिशाली होने में नियामक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकार ने बताया है कि वह नियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी गैर वित्तीय नियामक क्षेत्रों के प्रमाणीकरण, उनके लाइसेंस की आवश्यकता और अनुमति के नियमों में व्यापक सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्ष 2025 में प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाएगा और एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, आयकर को लगभग 95% भारतीयों के लिए समाप्त करने के बावजूद भारत का बजट 50,65,000 करोड़ है, जो कि कई देशों के सकल GDP से भी अधिक है। सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को 4.4%, राजस्व घाटे को 1.5% और प्रभावी राजस्व घाटे को 0.3% रखने में सफलता प्राप्त की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय स्थिरता और विकास के अंतर्गत चालू वित्तीय नियामकों और सब्सिडी निवेशों के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र का गठन किया जाएगा। यह वित्तीय सेक्टर के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य करेगा। जन विश्वास बिल 2.0 यह कारोबारी बनियों को गले लगाने जैसा है। अभी तक की सरकारें बनियों को लाभ कमाने वाले लालची प्राणी के रूप में चित्रित करती थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रस्तावों के गैर अपराधीकरण के लिए जन विश्वास बिल 2.0 लाने का प्रस्ताव दिया है। जन विश्वास अधिनियम 2023 के अंतर्गत 180 से ज्यादा मामलों को गैर अपराधीकरण बता दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले 10 सालों में वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को आसान करना कि वह अपनी प्रतिबद्धता को हर हाल में पूरा करेंगी। तेलुगु कवि और नाटककार सी गुरुराजाद अप्पाराव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी नहीं है बल्कि देश के लोग हैं, इस कथन को उद्धृत करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास का एक विजन प्रस्तुत किया है। व्यापक सिद्धांत, गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता इस बजट को बहुत ही अनोखा और विलक्षण बना देती है। यहाँ तक कि आज की डेट में हम देखते हैं कि कोई विपक्षी पार्टियां भी इस बजट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रही हैं और रह देकर वह एक ही चीज़ का जिक्र करते हैं कि इस बेहतरीन बजट के लिए
उनके द्वारा लगातार उठाए जाने वाले प्रश्न और उनका प्रेशर जिम्मेदार है। भला कुछ भी हो, लेकिन भारतीयों के लिए यह जश्न बनाने का मौका है। धन्यवाद। जय हिंद।